हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो हम स्टार्ट करने वाले हैं 11th इकोनॉमिक्स में माइक्रो इकोनॉमिक्स को। आज की वीडियो में हम करेंगे 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर विच इज इंट्रोडक्शन। 11th और 12th क्लास की इकोनॉमिक्स में आप रियल इकोनॉमिक्स पढ़ोगे, यानी अभी तक आपने जो 8th 9th 10th क्लास की इकोनॉमिक्स में पढ़ा वो सब कुछ झूठ था। अब यहाँ पर आप रियल स्टडी करने वाले हो कि इकोनॉमिक्स क्या है। इस इकोनॉमिक्स को पढ़ने के बाद आपकी सोसाइटी में क्या क्या हो रहा है, आपकी सोसाइटी के बिहेवियर क्या है, क्या आप न्यूज देखते होगे कभी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, तो वो आपको सब कुछ समझ आने लगेगा। तो एक इंट्रोडक्शन चैप्टर है हमारा, जो एक इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है और जल्दी से जल्दी खत्म करने की कोशिश करेंगे इसको। चलिए स्टार्ट करते हैं। An economy is a system which provides people a means to work and earn a living। यानी हम इकोनॉमिक सब्जेक्ट के बारे में एक ऐसे सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं जो वहां पर रहने वाले, उस इकोनॉमी में रहने वाले लोगों को काम प्रोवाइड करता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज प्रोवाइड करता है। यानी एक ऐसा सिस्टम जो उसके लोगों को एक इकोनॉमिक एक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा है, जिस इकोनॉमिक एक्टिविटी को करके वो लोग पैसा कमा रहे हैं और अपने जीवन को जी रहे हैं। यानी हम सबसे पहले इन सब चीजों को, जो बोर्ड पे बातें लिखी हैं, इनको सब पढ़ने से पहले हमें ये पढ़ना पड़ेगा कि हमारी इकोनॉमी क्या चीज है। तो हमारी इकोनॉमी मैं आपको बताता हूं। आपके घरों के आसपास या हम सभी लोग, हमारे पेरेंट्स, भाई बहन काम करते हैं, पैसा कमाते हैं। वो पैसा कमाने के लिए वो लोग फैक्ट्रीज, ऑफिसेज में काम करते हैं। तो हमारे आसपास जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही हैं, या फिर इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस खुली हुई हैं, कलेक्टिवली इन सब ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशंस को बोला जाता है हमारी इकोनॉमी। तो ये एक सिस्टम है जहां पर लोगों को पैसा कमाने के लिए काम मिलता है और उससे लोग पैसा कमा के अपने जीवन को जी रहे हैं। ठीक है जी, ये हमने एक बहुत आसानी से चीज समझ ली कि हमारी इकोनॉमी क्या चीज है। और हमारे इस इकोनॉमिक सिस्टम को चलाए रखने के लिए हमें 3 तरीके की एक्टिविटीज की जरूरत होती है। कौन सी है वो 3 एक्टिविटीज? पहली, प्रोडक्शन, यानी कि आपके इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्शन होना बहुत जरूरी है। सर प्रोडक्शन किस चीज का? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी आपकी इकोनॉमी अच्छी मानी जाएगी अगर वो गुड्स एंड सर्विसेज का अच्छा प्रोडक्शन कर रही है। चलो ठीक है सर, पहली एक्टिविटी हो गई जिससे हमारी इकोनॉमी अच्छा रन करेगी। सेकंड एक्टिविटी क्या होगी? सेकंड एक्टिविटी है हमारी इस प्रोडक्शन का, जो हमने प्रोडक्शन किया है उसका कंजम्पशन भी तो जरूरी है। तो सेकंड एक्टिविटी है हमारी कंजम्पशन। यानी ये हमारा एक वाइटल रोल है जो हमारी इकोनॉमी प्ले करेगी। सबसे पहले प्रोडक्शन देगी, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, देन वो कंजम्पशन करा जाएगा। जो गुड्स एंड सर्विसेज हमने प्रोड्यूस किए उनका कंजम्पशन होगा। देखो क्या होगा, इकोनॉमी को चलाने के लिए पैसा चाहिए। पैसा के लिए ये हमारे प्रोसेस है कि सबसे पहले प्रोडक्शन करो, उस प्रोडक्शन का कंजम्पशन करो। बनाया, जब वो बिक गया तो बिकने से क्या हुआ कि पैसा वापस आ गया। फाइनली इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन। सर इसका क्या मतलब है? देखो मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए था कि सबसे पहले हमें बातें करनी चाहिए थी कैपिटल फॉर्मेशन की। कैपिटल फॉर्मेशन की बातें क्यों सर? देखो जब आप इन्वेस्टमेंट करोगे किसी चीज में कैपिटल फॉर्मेशन के लिए, यानी सपोज मैंने एक प्लांट लगाया इस मार्कर को प्रोड्यूस करने का, यानी सबसे पहला मेरा जो स्टेप होगा, मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा, इस मार्कर को बनाने के लिए प्लांट लगाऊंगा, उसके बाद मैं उसका प्रोडक्शन करूंगा, फिर उसका कंजम्पशन होगा। देखो ये एक सर्कल चल रहा है। जब आपका सर्कल घूमता रहेगा आपकी इकोनॉमी बिल्कुल बेस्ट चलेगी। अगर ये सर्कल में ब्रेकेज आएगा आपकी इकोनॉमी खराब होगी। अभी हम लोग देख रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी डाउन जा रही है ड्यू टू कोरोना वायरस। कोविड सिचुएशन की वजह से हमारे देश के अंदर प्रोडक्शन रुक गया था और प्रोडक्शन रुकने की वजह से कंजम्पशन कम हो गया। कंजम्पशन कम हो गया जिसकी वजह से लोगों ने इन्वेस्टमेंट नहीं किया, पैसा नहीं आया लोगों के पास। तो ये 3 वाइटल एक्टिविटीज है जिनको चलाए रखना बहुत जरूरी है हमारी इकोनॉमी को रन करने के लिए। ठीक है जी, हाँ जी। तो अब हम कर सकते हैं हमारे कॉन्सेप्ट जो हमारी बुक में लिखे हुए हैं। हाँ जी, तो इकोनॉमी को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा इकोनॉमिक्स को। तो इकोनॉमिक्स हमें क्या बताता है? इकोनॉमिक्स इज सोशल साइंस, यानी ये एक सोशल साइंस है which studies the way a society chooses to use its limited resources which have alternative uses। सर ये स्टेटमेंट जो है बोर्ड पे लिखी हुई है, मैं आपको इसको क्लियर करता हूं और एक क्लियर कट बात में पूरी इकोनॉमिक्स को खत्म करने की कोशिश करता हूं। इकोनॉमी का मतलब है कि जो आप जहां पर भी आप रह रहे हो, जिस कंट्री में आप रह रहे हो, वहां पर आप उन रिसोर्सेस को, उस कंट्री के रिसोर्सेस को अच्छे से यूज करो और अपनी लाइफ को स्पेंड करो। ये है मतलब इकोनॉमिक्स का बस। ठीक है, यहीं से हमारी इस डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं। इज अ सोशल साइंस। इकोनॉमी एक सोशल साइंस है, सोसाइटी के लिए बनी हुई साइंस है, विच स्टडीज द वे अ सोसाइटी चूजेस। यानी एक सोसाइटी क्या वे चूज करती है, किस चीज का? यूजेस इट्स लिमिटेड रिसोर्सेज। देखो किसी भी कंट्री के पास, सोसाइटी के पास रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। सर रिसोर्सेज क्या? हमने अभी पढ़ा कि इकोनॉमी को चलाने के लिए हमें 3 एक्टिविटीज करनी है, प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड कैपिटल फॉर्मेशन।
क्या हम अनलिमिटेड प्रोडक्शन कर सकते हैं? क्या हम अनलिमिटेड कंजम्पशन कर सकते हैं? या फिर इन्वेस्टमेंट अनलिमिटेड कर सकते हैं? नहीं, हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है। तो वही तो यहां पर पढ़ाया जा रहा है आपको कि उन लिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे आपने यूज करना है, वो आपको बताता है इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स का मतलब इतना ही है कि आपके पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, आप अगर उनको अच्छे से यूज करना सीख गए तो आपने इकोनॉमिक्स को पढ़ लिया। हाँ जी, यहां पर एक लाइन लिखी हुई है, रिसोर्सेज विच हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस, यानी वो वाले रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं जिनके ऑल्टरनेटिव यूजेस है। सर ऑल्टरनेटिव यूजेस का मतलब आप लोग घर में दूध लाते हैं, उस दूध से क्या क्या बन जाता है? सर चाय, कॉफी, पनीर, मक्खन, दही, इतना कुछ बना लेते हो। तो आप क्या सब कुछ बना सकते हो 1 किलो दूध से? सर बना तो सकते हैं, बट क्वांटिटी थोड़ी थोड़ी आएगी। यानी अगर आपने बोला कि यार मैं चाय ज्यादा पीता हूं, तो डेफिनेटली आपको पनीर, मक्खन या और किसी चीज को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। यही वो कह रहा है कि हमें ऐसे रिसोर्सेज के बीच में चूज करके स्टडी करना है जिनके यूजेस अनलिमिटेड हो। यानी मैंने एग्जांपल दिया आपको कि आप दूध से बहुत सारी चीजें बना सकते हो, बट आप चूज क्या करोगे? जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है या जो आपके लिए सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। सर हम इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ रहे हैं? इकोनॉमिक्स को पढ़ने का रीजन क्या है? एक ही रीजन है, वो है स्कार्सिटी। स्कार्सिटी की डेफिनेशन है कि लिमिटेशन ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू इट्स डिमांड। सर 2 वर्ड्स आ गए आपके पास, एक आ गया सप्लाई और एक आ गया डिमांड। मैं कह रहा हूं कि लिमिटेशन ऑफ सप्लाई यानी सप्लाई कम है, पर डिमांड इन रिलेशन टू इट्स डिमांड ज्यादा है। यहां मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, स्कार्सिटी का मतलब है कि जितना मुझे चाहिए उतना अवेलेबल नहीं है। मेरी डिमांड अनलिमिटेड है, बट उतना रिसोर्सेज ही नहीं है इकोनॉमी के पास। तो इसी को समझने के लिए, स्कार्सिटी की कंडीशन को समझने के लिए मुझे पढ़ना पड़ता है इकोनॉमिक्स को। हम सबको पता है कि हमारे देश में लिमिटेड रिसोर्सेज है। लिमिटेड रिसोर्सेज का मतलब हम सबको पता है कि हम सब कुछ प्रोड्यूस नहीं कर सकते, हमें दूसरी कंट्रीज पे डिपेंड भी होना पड़ता है। ठीक है, इसी तरीके से और भी जो कंट्री है वर्ल्ड में, उन लोगों के पास भी सब कुछ नहीं है। हम लोग एक्सपोर्ट भी करते हैं, इंपोर्ट भी करते हैं। यानी हम लोगों को सोचना पड़ता है कि हम लोग क्या चीज बनाएं, क्या चीज का किस तरीके से यूज करें कि हमारी सारी वांट सेटिस्फाई हो जाए। तो स्कार्सिटी, एक्चुअल में स्कार्सिटी ही रीजन है। स्कार्सिटी का मतलब किसी चीज की कमी होना, रिसोर्सेज की कमी होना। स्कार्सिटी ही रीजन है जिसके वजह से हम लोग इकोनॉमिक सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं। हाँ जी, तो स्कार्सिटी का मीनिंग हमने समझा कि रिलेशन की सप्लाई की लिमिटेशन होना इन रिलेशन टू इट्स डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। ठीक है, इसी स्कार्सिटी की वजह से एक प्रॉब्लम अराइज हो जाती है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। यानी नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो सर इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज बेसिकली अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। यानी स्कार्सिटी से क्या हुआ? स्कार्सिटी से यू हैव टू चूज बिटवीन सम गुड्स, कि आपको किसकी जरूरत ज्यादा है। मैंने आपको एग्जांपल दिया मिल्क का, आप मिल्क से दूध, चाय, घी, मक्खन, पनीर सब बना सकते थे। ठीक है, बट आपने क्या चूज किया? जिसकी नीड आपको सबसे ज्यादा है। ठीक है, आपने एक लेस नीडेड चीज को, या फिर ना चाहते हुए भी रिसोर्सेज लिमिटेड होने के चक्कर में एक किसी और चीज को सेक्रीफाइस करना पड़ा। तो यही तो है हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम। यानी जब हमें चूज करना पड़ जाता है कि मुझे क्या चीज लेनी चाहिए जो सबसे ज्यादा मेरी वांट्स को सेटिस्फाई कर दे, तो वो है मेरी इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो बेसिकली इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस जहां पर आ गई उसको बोला गया इकोनॉमिक प्रॉब्लम। क्या रीजन हो सकता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम के आने के? क्या सिर्फ रिसोर्सेज लिमिटेड होना? यानी हमारे पास देखो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्यों अराइज हो रही है? क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है। क्या यह अकेला रीजन है कि रिसोर्सेज लिमिटेड है इसलिए प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आ रही है? नहीं, जो रीजंस ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो 3 तरीके के हैं। पहला तो यही है स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि हमारे पास रिसोर्सेज जो है लिमिटेड है। लिमिटेड रिसोर्सेज का मतलब हम लोग अनलिमिटेड कुछ भी नहीं बना सकते, प्रोडक्शन को लिमिट में ही रखना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेज हो, मैन मेड रिसोर्सेज हो, हमारे पास सब कुछ लिमिटेड ही है। ठीक है, तो स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज की वजह से प्रॉब्लम ऑफ चॉइस यानी इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती है। सेकंड, अनलिमिटेड वांट्स। ये है ह्यूमन नेचर कि हमारी वांट्स अनलिमिटेड है, हम लोगों का पेट कभी नहीं भरता, हम लोग मांगते रहते हैं। अनलिमिटेड वांट्स होने के चक्कर में स्कार्सिटी है। देखो अनलिमिटेड वांट्स है यानी हम लोगों को चाहिए चाहिए चाहिए, पर स्कार्सिटी तो है ना, यानी आपको भले ही बहुत सारा चाहिए पर उतना है ही नहीं इकोनॉमी के पास आपको प्रोवाइड करने के लिए। तो यानी सेकंड रीजन हुआ हमारा अनलिमिटेड वांट्स। अगर लोगों की वांट्स लिमिटेड हो जाए, यानी हर बंदा उतना ही डिमांड करे जितना उसको एक्चुअल में नीड है, तो आई थिंक प्रॉब्लम ना है। इतना हमें नेचर ने दिया है कि हम लोग सेटिस्फाइड होकर अपनी पूरी जीवन काट सकते हैं, बट यहां पर लोगों की अनलिमिटेड वांट्स है, जितना मर्जी दे लो हम लोगों का पेट नहीं भरता, जिसकी वजह से
इकोनॉमिक प्रॉब्लम यानी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज हो जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास ऑल्टरनेटिव यूज। अगेन मैं मिल्क वाला एग्जांपल यूज करूंगा। मैंने आपको बोला कि आप दूध, घी, मक्खन, चाय, पनीर बना सकते हो, ठीक है, कॉफी बना सकते हो, तो आप क्या बनाओगे? आप बनाओगे जो आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको बनाने के लिए आप बाकी चीजों को सेक्रीफाइस कर दोगे। क्यों? क्योंकि आपके पास चीजें ही लिमिटेड है। मैं आपको एक और एग्जांपल देने की कोशिश करता हूं। ये ना एक फार्मर का पीस ऑफ लैंड है, ये उसके पास जमीन है, इसके ऊपर उसे प्रोडक्शन करना है, ठीक है। अच्छा, मैं आपको यहां से तीनों ही आपके जो रीजन है उनको क्लियर करने की कोशिश करता हूं। स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, यानी उसके पास मैक्सिमम इतने ही रिसोर्सेज है। ऐसा तो नहीं है ना कि वो लैंड के इस साइड जाके भी, जमीनों के इस साइड जाके भी दूसरों की जमीन में भी काम कर सकता है। समझो कि ये हमारे देश की जमीन है, हमारे देश के पास इतनी ही जमीन है कि हमने इसी जमीन के ऊपर प्रोडक्शन करना है। अगर इसी के ऊपर प्रोडक्शन करना है तो प्रोडक्शन लिमिटेड हो गया, इसके ऊपर हम कुछ बना ही नहीं सकते। सेकंड, अनलिमिटेड बॉन्ड्स। हम चाहेंगे कि इस जमीन के ऊपर हम सब कुछ प्रोड्यूस कर लें, यानी सब कुछ लगा लें, फैक्ट्रियां भी लगा लें, खेती भी कर लें, क्रॉपिंग सब कुछ यहीं कर लें, घर भी यहां बना लें। तो देखो, यानी हमारे पास बॉन्ड्स अनलिमिटेड हो गई बट रिसोर्सेज लिमिटेड है। तो हमें चूज करना पड़ेगा कि कहां पर हम फैक्ट्रीज लगाएं, कहां पर हम खेती करें, कहां पर हम घर बनाएं। अच्छा, देन ऑल्टरनेटिव यूज। ऑल्टरनेटिव यूज से पता ये लग रहा है कि इस खेत का, इस जमीन का यूज आप किस किस काम के लिए कर सकते हो। सारे पे फैक्ट्री लगा लूं क्या? सारे पे घर बना लूं क्या? या पूरे ही खेत पे, मैं पूरी ही जमीन पे क्या मैं खेती कर लूं क्या? तो यानी मुझे चूज करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे मान लो इतने पार्ट पे मैं क्रॉपिंग कर रहा हूं, इतने पार्ट को मैं इंडस्ट्रियल यूज कर रहा हूं, यहां पर मैंने हाउसिंग बना लिया। तो ये थे मेरे लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर मैंने मेरी अनलिमिटेड वांट्स को पूरी करने की कोशिश करी अल्टरनेटिव यूजेस के साथ, कि इसके अल्टरनेटिव यूज थे। तो मैंने यहां पर इकोनॉमिक प्रॉब्लम को आपको समझाने की कोशिश करी कि क्या हो सकती है हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम और उसके रीजंस क्या क्या हो सकते हैं। 3 रीजन एग्जाम्स के अंदर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। सर, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का मतलब, देखो, जब हम लोग इकोनॉमिक्स में स्टडी कर रहे हैं चीजों को जैसे वो हैं, तो हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की। इंडिया इज एन ओवर पॉपुलेटेड कंट्री, हाँ, कोई इसमें बुरी बात नहीं है, फैक्ट है बिल्कुल। जब फैक्ट्स की स्टडी कर रहे हो, प्राइसेस आर रेजिंग डेली, बिल्कुल बढ़ रहे हैं, ठीक है, हम एक फैक्ट की स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, यानी डील्स विद द थिंग्स एज दे आर, वैसे ही डील करता है जैसे वो चीजें हैं। इसमें हम कवर करते हैं व्हाट इज, व्हाट वाज एंड व्हाट विल बी, क्या है, क्या था और क्या होगा। हम ये नहीं कह रहे कि हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या है, फ्यूचर से हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या है। हम कोई वैल्यू जजमेंट पास नहीं कर रहे कि यार ऐसा थोड़ा ना होना चाहिए, हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे। हम तो स्टडी कर रहे हैं कि इन फैक्ट्स के हिसाब से क्या होगा, ठीक है। यहां पर हम लोग एक्सपेक्टेशन नहीं लगा रहे, कोई अपनी इच्छाएं नहीं बता रहे कि ये हमारे पास होना चाहिए। ये थी हमारी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, जहां पर हम सब कुछ पॉजिटिवली स्टडी कर रहे हैं, जो फैक्ट्स है उनको देख रहे हैं, ठीक है। ध्यान रखना कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स आपको फॉल्स इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ाता। यानी देखो, इंडिया एंड चाइना आर दी मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज, ओके, ठीक है, पर एक बंदा बोले कि चाइना इज दी सेकंड पॉपुलेटेड कंट्री। देखो, फैक्ट स्टडी कर रहा है पर उसका फैक्ट सच नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि चाइना इज दी मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री एंड इंडिया इज दी सेकंड पॉपुलेटेड कंट्री। तो यहां पर हमने फॉल्स इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ना, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स पढ़ना है। इसके बाद नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स नेगेटिव इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ता, बस ये आपको एक होप दिखाता है। यानी यहां आपको डील्स विद व्हाट ऑट टू बी, यानी क्या होना चाहिए, आपको होप्स दिखाई जाती है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के अंदर। ये डील करता है व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए, व्हाट शुड हैपन, क्या होना चाहिए अगेन, एंड व्हाट शुड हैव हैपेंड, क्या होना चाहिए था, यार वो ऐसा हुआ था, उसके चक्कर में ये हो जाएगा या होना चाहिए, ठीक है। जहां पर आपने फॉल्स एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी, कोई वैल्यू जजमेंट पास नहीं करने, तो वो है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। और जहां पर सब कुछ करना है, यानी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से कि ऐसा होना चाहिए, इंडिया शुड नॉट बी एन ओवर पॉपुलेटेड कंट्री, ठीक है, हम सबको पता नहीं होनी चाहिए, बट यहां पर एक आप वैल्यू जजमेंट पास कर रहे हो। तो अगर एक कर रहे हो आप, तो वो आप नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ रहे हो। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है पॉजिटिव नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बारे में, सेंटेंसेस लिखा होता है, बच्चे जो पहचानने की कोशिश करते हैं, मैं आपको बताता हूं, वो ढूंढते हैं वर्ड्स कि अगर उस सेंटेंस के बीच में लिखा हुआ है ऑट टू बी, होना चाहिए, शुड हैव हैपेंड, शुड हैपन, यानी अगर कुछ चाहिए वाला वर्ड आ गया, एक्सपेक्टेशंस आ गई, कुछ वैल्यू जजमेंट आ गई, तो वो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का एग्जांपल होगा। 1 मार्कर क्वेश्चन ही आता है ऐसे पॉजिटिव में, जो अगर फैक्ट्स की स्टडी करते हैं जिसमें शुड ऑट वर्ड ना हो,
उसको वो बोला जाता है कि वो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है। तो हमने ये कॉन्सेप्ट किए, कुछ 5 कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा हमने इकोनॉमिक्स के बारे में। सबसे पहले हमने पढ़ा था इकोनॉमी के बारे में, हमारे इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा इकोनॉमिक्स के बारे में, देन हमने पढ़ा इकोनॉमिक्स हमें क्यों पढ़ना चाहिए, फिर इकोनॉमिक प्रॉब्लम और इकोनॉमिक प्रॉब्लम के रीजंस, देन हमने पढ़ लिया पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बारे में। अब हम बात करने वाले हैं रियल में जो 11th में आप पढ़ने वाले हो। 11th में आप पढ़ने वाले हो इकोनॉमिक्स। कौन सी इकोनॉमिक्स? 2 बुक्स हैं आपके पास, एक स्टैटिस्टिक्स एंड देन माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स 12th में हुआ करती थी पहले, बट अब वो 11th क्लास में आ गई है, कोई बात नहीं। तो हम 11th क्लास की माइक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स के साथ साथ आपको इंट्रोडक्शन दिया जाएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स का। तो अब हम पढ़ने वाले हैं माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। आइए देखते हैं। हाँ जी, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। पहले बातें करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। माइक्रो इकोनॉमिक्स का जन्म कब हुआ और किसने दिया? इसको जन्म दिया एडम स्मिथ नाम के एक इकोनॉमिक्स ने, ठीक है। उन्होंने समझाई थ्योरी माइक्रो इकोनॉमिक्स की। ओके, माइक्रो इकोनॉमिक्स जो माइक्रो वर्ड है वो ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है, जहां पर ग्रीक में माइक्रोस KROS जिसका मतलब होता है स्मॉल। यानी सर यहां पर हम लोग स्मॉल इकोनॉमी के बारे में पढ़ने वाले हैं? नहीं, यहां पर हम एक पूरी इकोनॉमी के बारे में पढ़ रहे हैं, बट उस इकोनॉमी की इंडिविजुअल यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे। सर और समझाओ। माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ एन इकोनॉमी। इंडिविजुअल यूनिट का मतलब यह आपको पूरी इकोनॉमी की समझ एक साथ नहीं देगा, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के देगा। अच्छा सर, एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? आप एक पर्टिकुलर ग्रुप की बात कर लो, एक पर्टिकुलर मार्केट की बात कर लो, एक सिंगल पर्सन की सिंगल मार्केट की बात कर रहे हो, पर्टिकुलर फील्ड की बात कर रहे हो, तो आप स्टडी कर रहे हो माइक्रो इकोनॉमिक्स की, ठीक है। अभी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स समझेंगे तो इसके कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर होंगे। तो यानी यहां पर हम लोग इंडिविजुअल यूनिट, इकोनॉमी की एक इंडिविजुअल यूनिट कुछ भी हो सकता है, उसकी स्टडी कर रहे हैं। यहां पर हमारे जो टूल्स यूज होंगे इसको पढ़ने के लिए, वो टूल्स होंगे डिमांड एंड सप्लाई। यहां पर लिखा हुआ है डिमांड एंड सप्लाई। देखो इकोनॉमी चलती ही इसी रिलेशन पे है कि प्रोडक्शन की डिमांड हो, सप्लाई हो। प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा होगा, सप्लाई ज्यादा है, डिमांड ज्यादा होगी, डिमांड ज्यादा है, डिमांड कम, सप्लाई ज्यादा। इसी रिलेशन के ऊपर ही आपकी इकोनॉमिक्स चलती है। यानी हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स को समझने के लिए जो हमारे टूल्स होंगे वो होंगे हमारे पास डिमांड एंड सप्लाई। इन्हीं के बेस पे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को अच्छे से समझ सकते हैं। इसका एक दूसरा नाम भी रखा गया प्राइस थ्योरी। इसको हम आगे समझने वाले हैं अपने चैप्टर के अंदर कि हम लोग प्राइस थ्योरी, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर प्राइस थ्योरी क्यों बोला जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स को। इसके एग्जांपल्स है इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल आउटपुट। यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम लोग इंडिविजुअल इनकम, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल ग्रुप की, पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर्सन की इनकम की बात कर सकते हैं, पर्टिकुलर इंडिविजुअल आउटपुट की बात कर सकते हैं, ग्रुप के आउटपुट की बात कर सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कितना आउटपुट हुआ? हमने सिर्फ एक इंडस्ट्री की बात करी तो हमने माइक्रो की बात करी। एक सिंगल पर्सन ने कितना आउटपुट किया, सिंगल बात करी तो हमने यहां पर माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करी। तो आई होप माइक्रो इकोनॉमिक्स आपको समझ आ गया होगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर वर्ड आ रहा है आई। ये आई सिग्निफाई करता है इंडिविजुअल को, यानी हम यहां पर इंडिविजुअल स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। यही था हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स में। बाकी हमने पूरी बुक हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में है, इसके बारे में पढ़ने वाले। कहता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स अगर आपने समझ लिया ना तो आप मैक्रो समझे बिना नहीं जा सकते। यानी एग्जाम्स के अंदर देखो, मैक्रो इकोनॉमिक्स वैसे आपकी 12th क्लास की बुक है, बट यहां पर 11th क्लास में भी इसमें से 1 मार्कर क्वेश्चन, 3 मार्कर, दोनों में डिफरेंस आ सकता है। तो हम समझते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स को। बिल्कुल इसका ऑपोजिट यहां पर वर्ड आ रहा है MA। ए का मतलब है एग्रीगेट, एग्रीगेट का मतलब है कलेक्टिवली। यानी हम यहां पर एक कलेक्टिव स्टडी कर रहे हैं। सर कलेक्टिव स्टडी किसकी? कलेक्टिव स्टडी ऑफ आवर इकोनॉमी। हम लोग इकोनॉमी की स्टडी कर रहे हैं। स्टडीज द बिहेवियर, मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट्स ऑफ एन इकोनॉमी एज अ होल। यानी पूरी इकोनॉमी को कलेक्टिवली स्टडी जब हम करेंगे तो उसको बोला जाएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स। पूरे देश में कितना प्रोडक्शन हुआ, किसी भी चीज का हो सकता है, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल्स, फार्मास्यूटिकल, सबको मिलाकर जब मैं प्रोडक्शन जोड़ूंगा तो मैं बात कर रहा हूं मैक्रो की। जब मैं इंडिविजुअल यूनिट्स की बात कर रहा था तो मैं बात कर रहा था माइक्रो इकोनॉमिक्स की। आई होप आपको समझ आ रहा है। यहां पर हमारे पास टूल्स थे डिमांड एंड सप्लाई, इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई। यहां पर हमारे पास टूल्स हैं एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई, यानी कलेक्टिव डिमांड एंड सप्लाई। पूरे देश में कलेक्टिवली कितना डिमांड हुआ, कितनी सप्लाई हुई, जब इनको टोटल कर दूंगा तो मेरे पास एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट आएगा, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है। यानी जो यहां पर मेरे टूल्स हैं वो है एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई।
इसका सेकंड नाम रखा गया इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। इसको भी अगेन हम इसी एक्चुअली माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ने को मिल जाएगा कि हम इसको ये क्यों बोलते हैं। ठीक है, बेसिकली इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी का मतलब कि हम पूरे देश की एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे, पूरे देश की इनकम की बात करेंगे। नेशनल इनकम और नेशनल आउटपुट इसके एग्जांपल हो सकते हैं। नेशनल इनकम का मतलब इनकम ऑफ द नेशन, पूरे देश ने कितना पैसा कमाया। कुछ भी सोर्स हो सकता है, मैं टीचर हूं, मैं टीचिंग से कमा रहा हूं, मैं अदर प्रोफेशनल्स का वर्क करता हूं, मैं वहां से कमा रहा हूं, आप लोग कहीं और से कमा रहे होंगे, आपके पेरेंट्स कहीं से कमा रहे होंगे। जब सबकी इनकम को कलेक्ट किया जाएगा नेशनल इनकम बोला जाएगा। यानी सबकी इनकम ली, सारे सोर्सेज से ली, सारे हमने एग्रीगेट्स को कवर किया, उसको बोला जाएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी कर रहे हैं हम। इसी तरीके से नेशनल आउटपुट, यानी हमारे पूरे देश ने कितना आउटपुट प्रोड्यूस किया अलग अलग जगह से। तो ठीक है, ये था हमारे पास माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंट। एग्जाम के लिए मैं इसको इंपॉर्टेंट बोलूंगा। अच्छा सर, हम ना फर्स्ट चैप्टर जो हमारा इंट्रोडक्शन है वो पढ़ रहे हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ना है, हमने देखो क्या क्या कवर कर लिया, हमने बहुत सारी चीजें कवर कर ली। अब जो रह गई हमारी दो चीजें रह गई हैं। एक हमारा रह गया है सेंटर प्रॉब्लम्स का कॉन्सेप्ट, और एक हमारा रह गया है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का कॉन्सेप्ट, जो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो आज की वीडियो में हमने इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में समझा, फिर हमने पढ़ा व्हाट इज इकोनॉमिक्स, एंड देन हमने पढ़ा व्हाई टू स्टडी इकोनॉमिक्स, हमें इकोनॉमिक्स को पढ़ने की नीड क्या है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है और उस इकोनॉमिक प्रॉब्लम के रीजंस क्या है। फिर हमने पढ़ा था नॉर्मेटिव और पॉजिटिव इकोनॉमिक के बारे में। देन हमने पढ़ा माइक्रो और मैक्रो में डिफरेंस। अब हमारे चैप्टर के अंदर कॉन्सेप्ट रह जाते हैं दो, जो है एक सेंटर प्रॉब्लम्स, उसके अलावा है एक हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का। हाँ, एक छोटा कॉन्सेप्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का और है, वो भी हम कवर करेंगे, पर वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। अगर कोई डाउट रहे तो मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिए, या फिर मुझे अदर सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो करके मुझसे वहां भी पूछ सकते हो। और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आपको मिलूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।